हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एलीट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट का एक और टॉपिक, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड इन द प्लांट्स। सो हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। वाई प्लांट्स नीड टू रेस्पायर। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि कोई भी लिविंग प्लांट सेल जो है, अगर उसे सस्टेन करना है सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है एनर्जी। हर एक पॉइंट पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक लिविंग सेल को टू सस्टेन। अब प्लांट्स में जो उनका प्राइमरी फ्यूल होता है इन द रेस्पिरेशन, दैट इज द ग्लूकोज। और मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज द रेस्पिरेशन। सो हम डिफाइन कर सकते हैं रेस्पिरेशन को एज द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी फॉर द वाइटल फंक्शंस। नाउ व्हाट आर दोज वाइटल फंक्शंस जो कि एक प्लांट को परफॉर्म करने होते हैं? दैट इज ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द मिनरल एब्सॉर्प्शन, जो कि उसको बहुत सारे फंक्शंस में यूज होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में यूज करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड स्टार्च प्रोडक्शन। सो इन सब चीज़ों में रेस्पिरेशन का एक अहम रोल रहता है, बिकॉज उसकी वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है जो कि एक एनर्जी करेंसी मानी जाती है इन द प्लांट, और उस वजह से वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। मूविंग फॉरवर्ड, so now what is the chemical equation of respiration? chemical equation of respiration होगा, सबसे पहले हमने बोला कि उसका फ्यूल जो होता है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। उसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो उस रिएक्शन को मतलब फास्टर बनाने में हेल्प करते हैं, और उसका जो आउटपुट मिलता है हमें रेस्पिरेशन का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एनर्जी, जो कि प्लांट को बहुत सारे फंक्शंस में यूज करते हैं। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? दैट इज 38 एटीपी। फाइन। नाउ रेस्पिरेशन को हम लोग जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू द सिंपलर वन एंड टू रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी। सो it is a destructive process. And next important thing about the respiration is it's a stepwise breakdown. जैसे कंबशन में हम देखते हैं एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, उस तरीके से रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन जो होता है इसमें मैनेज स्टेप लिए जाते हैं टू ensure safety and efficiency in each and every step. And third important point is it takes place with the enzymatic control, as I already told you here कि इसमें क्या होता है, specific enzymes यूज किए जाते हैं in the reaction to catalyze each stage of the breakdown, ताकि सारी जो इक्वेशन है वो तेजी से हो पाए और जो हमें एंड प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमें मिल जाए, और ये रिएक्शंस जो होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे की जाती है। Moving forward, now first we compare what do we mean by the aerobic processes and what do we mean by anaerobic processes. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जहां हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है। अब जब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होना है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज वहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसलिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे वहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ऑफ द ऑक्सीजन। नाउ एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एरोबिक के? अभी हमने इक्वेशन दिखाई, रेस्पिरेशन जो है इट्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो एंड प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द एनर्जी, राइट। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो आपके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? एक तो अल्कोहल होगा, एथेनॉल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एनर्जी। अब एनर्जी किस प्रोसेस से कितनी हमें रिलीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, दैट इज 38 एटीपी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन से वी ओनली गेट
2 एटीपीज। अब ड्यूरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन पूरे लाइफ प्रोसेस में चलता ही रहता है जब तक वो लिविंग सेल इन वर्किंग कंडीशन है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये एक टेम्पररी सर्वाइवल मेजर होता है। बाय प्रोडक्ट टॉक्सिसिटी, अब जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं मेन प्रोडक्ट के साथ इन दी एंड, तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले सारे नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है जैसे एथेनॉल है, वो टॉक्सिक हो सकता है अगर एक्यूमुलेट हो गया तो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्लांट का रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल और तीसरा सिंपली होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इनका ब्रेक डाउन पढ़ेंगे कि फेज ब्रेक डाउन कैसे होता है। सबसे पहले आएगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में सिंपली हमारे पास जो फ्यूल होता है हमारा ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में ही अकर करता है, ठीक है। और ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, दैट मीन्स हमें वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है क्रेब्स साइकिल। जो हमें ग्लाइकोलिसिस से प्रोडक्ट मिला है दैट इज पायरुवेट, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी। दैट मीन्स कि हमें वहां पर एरोबिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हमें पता है एरोबिक रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स ही ये होते हैं। एंड हमारा जो क्रेब्स साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होता है। अब हमें इन दोनों प्रोसेसेस से एनर्जी मिलती है। देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 एटीपीज की एनर्जी मिलती है और जो क्रेब्स साइकिल के बाद हमें 36 एटीपीज, दैट मीन्स टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें 38 एटीपीज की एनर्जी मिलती है। लेकिन ये एटीपी जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है हमारे बॉन्ड्स में एज अ केमिकल बॉन्ड ये है हमारे प्लांट के अंदर स्टोर रहती है ये एनर्जी, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि जब एटीपी यूज करता है प्लांट, ये एनर्जी को यूज करता है प्लांट, तो वो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन फिर ये रिचार्ज होता है वापस, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बिकॉज चलता रहता है, तो एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट होता रहता है। और हमें ये भी याद रखना है कि एक मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 38 एटीपीज जो है वो की मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करता है अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम थोड़ी सी जो है नॉलेज लेंगे कि एटीपी एक्चुअली क्या है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स जो होते हैं इनमें बहुत हाई पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एनर्जी रिलीज होती है, ताकि हम बहुत सारे प्रोसेसेस में उनको यूज कर सके, बी इट फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एटसेट्रा। नाउ अब हमें ये पता होनी चाहिए कि एक्सचेंज जो होता है ऑफ द गैसेस इन द एंटायर प्लांट कैसे होता है। देखो ह्यूमंस की तरह जो एनिमल्स होते हैं या उनमें कोई भी ब्लड ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो उनके पास जो है हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट अपने लिए खुद ब्रीथ करता है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे स्टोमेटास ब्रीथ, लेंटिकल्स स्टेम्स में होते हैं उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, रूट सरफेसेस होते हैं वो अपने लिए खुद ब्रीथ करते हैं। एक एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी इसमें हम जो है इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज व्हाई डू वी नीड टू टिल द सॉइल, क्यों ज़रूरत होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारे रूट्स को ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है। अगर हम देखते हैं हमारा वाटर लॉक्ड एरियाज होंगे जहाँ पर हम देखते हैं कि रूट्स को पूरी तरीके से एयर नहीं मिल रही है, तो उसको टिल करने की ज़रूरत पड़ती है सो एज एयर पॉकेट्स प्रोड्यूस हो और जो है रूट्स ब्रीथ कर पाए। अब हम एक एक करके देखेंगे कि हर एक पार्ट में कैसे ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन, सो पहले हम देखेंगे लीव्स में। लीव्स में हम देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। स्ट्रक्चर इज द लीफ। लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। टाइनी अपर्चर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, डायरेक्ट डिफ्यूजन से जो क्या होता है गैसवस एक्सचेंज होता है। दिन में क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो तब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और
ये जो होता है ऑक्सीजन वो बाहर रिलीज किया जाता है। दैट मीन्स जो दिन का टाइम है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस में। नाइट में क्या होता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो CO2 को बाहर भेजा जाता है और O2 जो है ऑक्सीजन, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन में उसकी ज़रूरत है इसलिए वो अंदर आ जाता है। दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू respiration. You need to remember these things. Now moving forward to our stems and root. The respiration in stems and root. Stems जो होते हैं उनमें lenticles होते हैं, छोटे छोटे holes टाइप की चीज होती है जिससे गैसवस एक्सचेंज होता रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर हमें गैस होता है हम प्लांट में अंदर खींचते हैं और जो उसे रेस्पिरेशन के लिए गैस चाहिए होता है उसको वो अंदर खींचता है। रूट हेयर्स जो होते हैं उनमें और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इन एंड आउट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो स्पेस जो होती है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड रूट हेयर वहां पर ऑक्सीजन की डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो होता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स। जब हम देखते हैं कि वाटर वेपर लीव्स के थ्रू, स्टोमेटास के थ्रू बाहर निकलते हैं, जैसे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखने के लिए गार्ड सेल्स होती है, ऐसे आपको स्टोमेटा की ओपनिंग दिखेगी और इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स उनको ओपन एंड क्लोज करने में मदद करता है। तो जब वो ओपन होते हैं तो वाटर लॉस होता है प्लांट का, तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और उस वजह से क्या होता है, एक ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से एक सक्शन या स्ट्रॉ इफेक्ट हम बोलेंगे कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो रूट्स अब्सॉर्ब करता है वो सक किए जाते हैं टू स्प्रेड इन द होल प्लांट। तो रूट्स जो है अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाते हैं और वो किस इफेक्ट की वजह से होता है, दैट इज द स्ट्रॉ इफेक्ट और ट्रांसपेरेशन पुल। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम साइक्लिक रिलेशनशिप देखेंगे एक प्लांट की रेस्पिरेशन का। दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, वाटर के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और उसके बाद वो ग्लूकोज फॉर्म करता है और ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है। तो दिन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, जैसे मैंने आपको कहा। लेकिन रात को क्या होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जो हमारे इनपुट्स होते हैं एक प्रोसेस के वो आउटपुट हो जाते हैं दूसरे प्रोसेस के। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमारा इनपुट CO2 एंड वाटर था, लेकिन रेस्पिरेशन में ये आउटपुट होता है, उसमें जो हमारा इनपुट है वो फोटोसिंथेसिस का आउटपुट होता है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें रिलीज होता है ड्यूरिंग द डे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं कि रात को हमें पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब हमें पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है। रेस्पिरेशन जो है ये एक सेल्यूलर और बायोकेमिकल प्रोसेस है, लेकिन जो कंबशन है ये नॉन सेल्यूलर एंड फिजिको केमिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन विद इन द सेल होती है, कंबशन किसी सेल के अंदर नहीं होती है। यहाँ पर एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमेशा बॉडी टेम्परेचर पे होता है और कंबशन के लिए हमें बहुत हाई इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन में हम एंजाइम्स का इस्तेमाल देखते हैं और वो मल्टी स्टेप होता है। हमने कहा था कि इसमें हर एक स्टेप जो होता है बहुत ही सेफ्टी के साथ इंश्योर किया जाता है। लेकिन कंबशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है और उसमें कोई भी एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। रेस्पिरेशन का आउटपुट हमें एनर्जी मिलता है और कुछ हीट भी मिलती है, लेकिन कंबशन का आउटपुट हमें अनकंट्रोल्ड हीट और लाइट मिलती है। लेकिन जो लाइट हमें कंबशन में मिलती है, रेस्पिरेशन में कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सो सबसे पहले तीन जो है प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें सिंपली सेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं ताकि कोई भी लिविंग स्टेट ऑफ सेल जो है उसको मेंटेन किया जा सके। एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वो कंपाउंड्स को बिल्ड करते हैं जो हमारी सेल के लिए ज़रूरी होते हैं। और कैटाबॉलिज्म सिंपली ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ताकि हमें एनर्जी मिले।
तो इन तीनों प्रोसेसेस को स्टडी करके हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एक्चुअली हम रेस्पिरेशन को एम्फिबॉलिक भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इसे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों की कैटेगरी में लाते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी कैटाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज इसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो एनर्जी रिलीज करे और हम वो एनर्जी डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए यूज करें। बट वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, बिकॉज सेट ऑफ रिएक्शंस ही हो रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो ब्रेक डाउन हो रहा है या बिल्डिंग अप हो रहा है, तो सेट ऑफ रिएक्शंस ताकि वो सेल जो है उसकी लिविंग स्टेट मेंटेन रहे। सो ओवरऑल इट इज ऑल्सो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो अकॉर्डिंग टू अ कॉन्सेप्ट हम यही कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है इसमें क्या होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन करके। इसमें हमारा की इनपुट होता है ऑक्सीजन, बिकॉज हमारी रेस्पिरेशन एक एरोबिक प्रोसेस होती है और इसमें जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Moving forward, so first we need to know what is the difference between breathing and the respiration. Fine. Breathing is a physical process जिसमें प्रोसेस हो रहा है लेकिन कोई भी चेंजेस इन द बॉडी नहीं आ रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में बायोकेमिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स आप जिस चीज पे एक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और एंड प्रोडक्ट्स डिफर कर रहे हैं, ठीक है। ब्रीथिंग क्या होती है, सिंपली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में केमिकल ऑक्सीडेशन प्लेस होती है, तब जाके हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन हो रही है। ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, दैट मीन्स इट हैपेंस विद इन लंग्स, लेकिन रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, दैट्स वाई हम कहते हैं ये इंट्रा सेल्यूलर है। इंट्रा सेल्यूलर मीन्स विद इन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स आउटसाइड द सेल। ओके, ब्रीदिंग में हम इनटेक ऑफ एयर होता है, दैट मीन्स हम अंदर लेते हैं हवा और उसके बाद हम ब्रीद करते हैं। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है एनर्जी को बनाने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन सिस्टम ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसका इसमें आते हैं हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गैसवस एक्सचेंज को। प्राइमरी ऑर्गन ह्यूमंस में कौन होता है फॉर साइट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज लंग्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो हमारे पार्ट्स है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल्स, जहाँ से हम हवा को अंदर लेते हैं, नेजल कैविटी के थ्रू पास होके वो फेरिंक्स से पास होता है, फिर लेरिंग्स तक पहुंचता है और लेरिंग्स के थ्रू वो ट्रेकिया के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर ट्रेकिया जो होता है वो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकाइल्स बोलते हैं। ब्रोंकाई और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स एंड अप होते हैं एल्वियोलर सैक्स में, ठीक है, जो हमारे पास मेन फील्ड ऑफ एक्सचेंज जहाँ होता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखेंगे। पहले होता है फिल्ट्रेशन, जब हमारी हवा अंदर जाती है वो किसके थ्रू अंदर जाती है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू। अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। हमारी नाक के अंदर म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होता है जो इन डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को जो है ट्रैप कर लेते हैं। अंदर हमारी जो नॉस्ट्रल्स की लाइनिंग होती है उसकी वजह से जो हवा अंदर हमने इनटेक की होती है वो वार्मर हो जाती है और हमारे नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को भी डिटेक्ट करते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, जो हवा होती है वो फेरिंक्स तक पहुंचती है। फेरिंक्स एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिससे हमारा फूड एंड एयर दोनों ही पास होते हैं, लेकिन अब फूड एंड एयर को अलग अलग वेंट में जाना है, दैट मीन्स विंड को इधर जाना है और फूड को इधर जाना है, तो उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व की ज़रूरत होती है जिसका काम करता है हमारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप होता है जो खाना खाते समय विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि खाना विंड पाइप में ना चला जाए और चोकिंग प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज लेरिंग्स में ही हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। एडम्स एप्पल आपने मैन में देखा होगा, दैट इज एक्चुअली द लेरिंग्स, लेकिन मेल में ये थोड़ा प्रोट्यूडिंग होता है किसी किसी में, तो उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड,
अब हवा पहुंच जाती है तो ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है हमारी, जिसको हम हवा की नली कहते हैं, जहाँ से हमारी जो नोज से पहुंचने वाली हवा हमारे लंग्स तक पहुंचती है। अराउंड 11 सेंटीमीटर्स का ये लॉन्ग ट्यूब होता है। इसमें सीलिया म्यूकस होता है ताकि जो कोई भी और पार्टिकल हो तो बिल्कुल साफ हवा हमारी बॉडी के अंदर जाए। ये बनी हुई होती है सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग से, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट, इसलिए हम सी शेप की रिंग से बनी हुई होती है। सो एज कि कभी कभी क्या होता है, जब हमारे बॉडी में प्रेशर डिफरेंस आने लगता है तो हमारा ट्रेकिया कोलैप्स ना हो। तो ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होने के वजह होती है यही सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस में और एंटर करती है हमारी थोरैसिक कैविटी में। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो लंग्स होते हैं ये डबली प्रोटेक्टेड लेयर से कवर्ड होते हैं और उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरा फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई में तो ये डिवाइड हो गए, फिर छोटे छोटे और ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगा जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं एंड होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो 750 मिलियन सैक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर एक्चुअल गैसोस एक्सचेंज जो है वो होता है। अब दो प्रोसेसेस होते हैं ब्रीदिंग के, एक होता है इनहेलेशन जिसमें एक्टिव प्रोसेस होता है, एक होता है एक्सहेलेशन। तो अब इनहेलेशन में क्या होता है, लंग्स होते हैं, सॉरी, लंग्स एक्सपैंड करते हैं, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। देखो क्या होता है, जो ही हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं हमारा डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी जो मसल्स है वो रिब्स को बाहर की तरफ धकेलती है। हमारा जो रिब्स है वो बाहर जाता है, अंदर स्पेस बन गई ना बहुत, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया थोरैसिक कैविटी का, क्योंकि रिब्स बाहर की तरफ खुल गई। जो ही थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम हो जाता है और हमारे पास जो हवा होती है वो रश इन करती है। ये होता है इनहेलेशन का प्रोसेस। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन का प्रोसेस, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होता है, वापस रेस्टिंग स्टेज पे आ जाता है हमारे जो लंग्स है। दैट मीन्स डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब वो रिलैक्स करता है और एक कर्व बनाता है। ये रिलैक्स्ड पोजीशन होती है एक डायफ्राम की। इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करती है, तो हमारे जो रिब्स है वो क्या करते हैं, वो रिलैक्स हो जाती है। तो थोरैसिक कैविटी की जो अंदर स्पेस होती है, वॉल्यूम होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया और एयर को वो बाहर पुश करेगा। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 15 to 18 breaths per minute. This is important to remember. नाउ अगर हमें एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने की ज़रूरत होगी, इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये फ्लैट, ऐसे फ्लैट बनेगा। लेकिन अगर हम एक्सहेलेशन में देखेंगे ये रिलैक्स हो जाता है और डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन डोम शेप होती है, ठीक। यहाँ पर रिब्स बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे, यहाँ वापस चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अंदर की तरफ, ठीक। यहाँ जब रिब्स बाहर की तरफ गए तो अंदर स्पेस क्रिएट हो गया, दैट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर ड्रॉप, ठीक। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और प्रेशर राइज हो गया। इसमें जब हमने देखा एयर, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अंदर एयर के लिए जगह है तो एयर विल रश इन, यहाँ पर एयर फोर्सफुली आउट चली जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रही है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से हमारा क्या मतलब है कि जब हमारे एल्वियोल सैक पे हवा पहुंचती है तो डिफ्यूजन के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, वो हमारे एल्वियोलाई जो लेकर आए होते हैं फ्रॉम आउटसाइड, वो उसको ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज कर देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का होता है वो ब्लड सप्लाई से एल्वियोलाई में डाला जाता है और एल्वियोलाई के थ्रू फिर प्रोसेस फिर नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो बाहर चला जाता है बॉडी से। अब बाकी के कुछ एनिमल्स हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसेक्ट्स में कॉकरोच की एग्जांपल लेते हैं। कॉकरोच में ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रीदिंग जो होती है वो टेक प्लेस करती है इन द कॉकरोच। फिशेस में क्या होता है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वाटर में वो यूटिलाइज किया जाता है फॉर रेस्पिरेशन, एंड उसकी रेस्पिरेशन का जो मीडियम होता है दैट इज गिल्स, गिल्स के थ्रू वो जो है डिफ्यूज होता रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन होती है उसकी,
मॉइस्ट स्किन में हल्के हल्के होल्स होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है. So with this we are done with this chapter of respiration. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So please do subscribe to our channel. Thank you so much.